हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद कार्तिक। तो आज हम टीचिंग एप्टीट्यूड के कुछ और क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। इसके बाद चलिए हम क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वह शिक्षक सबसे कुशल समझा जाता है जो कक्षा पर नियंत्रण रख सके, विद्यार्थियों में पहल करने की क्षमता विकसित कर सके, विद्यार्थियों को मेहनत से कार्य करने को बाध्य कर सके और कक्षा को हंसा सके। तो नियंत्रण रख सके भी होना चाहिए वैसे तो, और मेहनत से कार्य करने के लिए बाध्य बाध्य नहीं कर सकता है एक टीचर कभी भी, और कक्षा को हंसाना कोई बड़ी बात नहीं होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विद्यार्थियों में पहल करने की क्षमता विकसित कर सके। तभी आप लोगों को भी टीचर हमेशा कहते होंगे कि कोई भी काम होता है तो आप पहल ज़रूर करें उसमें। उसके बाद आता है, उस शिक्षक को सबसे सफल समझा जाता है जो पाठ की व्याख्या कर सके, पाठ्य पुस्तकों को ठीक से पढ़वा सके, मेरिट में ला सके या विद्यार्थियों को प्रेरित कर सके। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विद्यार्थियों को प्रेरित कर सकते हैं, मोटिवेट कर सके। फिर आता है अगला क्वेश्चन, कक्षा शिक्षण की व्यवस्था निर्भर करती है प्रधानाचार्य की शैक्षिक योग्यता पे, शिक्षक की व्यावसायिक निपुणता पर, अन्य शिक्षकों के सहयोग पर और विद्यालय के भवन पर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिक्षक की व्यावसायिक निपुणता पर। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन है, शिक्षक तभी अपने छात्रों को प्रभावित कर सकता है जबकि वह अध्ययन करके पूरी तैयारी से कक्षा में पढ़ाए, वह पढ़ाते समय मनोवैज्ञानिक शिक्षा के सिद्धांतों पर चले, वह छात्रों से दृढ़ता से काम ले, हर बात को कई बार दोहराकर छात्रों को समझाए। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वह पढ़ाते समय मनोवैज्ञानिक शिक्षा के सिद्धांतों पर चले। मतलब साइकोलॉजिकली जो टीचर चलता है, साइकोलॉजी के जो भी प्रिंसिपल्स है, सिद्धांत है, उनके साथ में लेकर चलता है, तभी जो है वो छात्रों को अच्छे से प्रभावित कर सकता है। क्योंकि बच्चों में जो है इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, तो उन सभी को साथ में लेकर चल के अच्छे से पढ़ाना ही एक टीचर की गुण दर्शाता है। उसके बाद आता है, अपनी शिक्षण व्यवसाय इसीलिए अपनाया है क्योंकि इसमें आपने आपके शर्मीले स्वभाव से आपको कोई हानि नहीं होती, आपको बहुत कम मेहनत करनी पड़ती है, आपको पढ़ाने के बहुत अधिक अवसर मिलते हैं, आपको बोलने के बहुत अधिक अवसर मिलते हैं। तो ये तो सीधा सा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पढ़ाने के बहुत ज़्यादा अवसर मिलते हैं। शिक्षकों को पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं, वेशभूषा आदि बाह्य कारकों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, सभी से संबंध नहीं बनाए, शैक्षिक व्यवसाय की संस्थाओं से सदस्य बनने की आवश्यकता नहीं। तो शिक्षक को क्या चाहिए? शिक्षक को चाहिए कि वह वेशभूषा आदि बाह्य कारकों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। मतलब ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है टीचर के लिए। टीचिंग करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कक्षा में आपकी दृष्टि में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है व्यवस्थित फर्नीचर, शिक्षक का सामान, शिक्षण सामग्री और नवीन शिक्षण विधियाँ। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाता है नवीन शिक्षण विधियाँ। जैसे कि स्मार्ट बोर्ड्स आ गए हैं अब, तो स्मार्ट बोर्ड होना मेरे अकॉर्डिंग जो कक्षा में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब नई नई विधियों के द्वारा बच्चों को पढ़ाया जाता है, नवीन शिक्षण विधि से पढ़ाया जाता है, तो बच्चे बहुत जल्दी जो है सीखते हैं। विद्यालय में किस वर्ग के लोगों की तस्वीर टांगना या लटकाना पसंद करोगे? सीवी रमन और जेसी बोस वर्ग, इंदिरा गांधी व राजीव गांधी वर्ग, गांधी और महात्मा बुद्ध वर्ग, नेपोलियन और हिटलर वर्ग। तो इसमें का जो राइट आंसर हो जाएगा गांधी एंड महात्मा बुद्ध वर्ग, क्योंकि उनके जो कथन है वो हमारे बच्चों को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करेंगे, और हम जो है उन्हें एग्जाम्पल दे सकते हैं गांधी जी की फिलॉसफी का। उसका कहता है, किस प्रकार के शिक्षक छात्रों से खुश रहते हैं? जो छात्रों को नकल कराए, जो हर बात खुलकर कहते हों, जिनके सामाजिक क्षेत्र खुलकर हों, जो एकांत प्रिय स्वयं ही मस्त रहने वाले होते हैं। तो किस प्रकार के शिक्षक छात्रों से खुश रहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो हर बात को खुलकर कहते हैं वो जो है खुश रहते हैं। परीक्षा की कापियाँ चेक करते समय शिक्षक को छात्रों की लिखाई पर ध्यान नहीं देना चाहिए, उसकी भाषा पर ध्यान देना चाहिए, उसकी लिखित पृष्ठों की संख्या पर ध्यान नहीं देना चाहिए, उसके बनाए चित्रों की
गुणात्मकता पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उनके लिखित पृष्ठों की संख्या पर ध्यान नहीं देना चाहिए। आपके विचार में शिक्षकों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण है सहयोग देना और लेना, नए विचारों और मौलिकता का अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने का, निष्पक्ष निर्णय लेने का। तो इसका जो राइट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निष्पक्ष निर्णय लेने का गुण जो है होना चाहिए। ऐसे लोगों को शिक्षण में ध्यान नहीं देना चाहिए जो हमेशा आदतों और ढंगों और समय के लिए परेशान रहते हैं, धर्मनिरपेक्ष नीति में पूर्ण विश्वास करते हैं, शिक्षा के पुराने मूल्यों से चिपके हुए रूढ़िवादी हों और इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हमेशा आदतों ढंगों और समय के लिए परेशान रहते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, आजकल समाज शिक्षकों को अच्छी नज़र से नहीं देखता है, उसका क्या कारण है? अधिक ट्यूशन करते हैं, अपना कार्य लगन से नहीं करते हैं, राजनीति में सक्रिय भाग लेते हैं या उपरोक्त सभी कारण। इसका जो राइट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी कारण जो है की वजह से जो है समाज में शिक्षकों को अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता है। शिक्षक का व्यक्तित्व आकर्षक होना क्यों होना चाहिए? वह विद्वान दिखाई देना, वह छात्रों को अपनी व्यक्तित्व से प्रभावित कर सकता है, वह आकर्षक दिखाई देगा, वह योग्य प्रतीत होगा। तो इसका जो राइट आंसर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वह छात्रों को अपने व्यक्तित्व से प्रभावित कर सकता है। फिर अगला क्वेश्चन है, शिक्षक के आत्मविश्वास का छात्रों पर क्या प्रभाव पड़ता है? वह प्रसन्न होता है, उसमें साहस और कार्य करने की इच्छा शक्ति जागृत होती है, उसे अपने वातावरण का ज्ञान होता है, उसमें सहानुभूति आती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उसमें साहस का और कार्य करने की इच्छा शक्ति जागृत होती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, शिक्षक को विद्यालय के अंदर तथा विद्यालय के बाहर आदर्श जीवन बिताना चाहिए क्योंकि समाज में उसकी मान मर्यादा होती है, समाज उसे मान्यता नहीं देगा, वह गुरु के स्तर से गिर जाएगा, उसने छात्रों के चरित्र निर्माण का ठेका लिया है। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समाज में उसकी एक मान मर्यादा है, इसलिए उसे विद्यालय के अंदर और विद्यालय के बाहर आदर्श जीवन व्यतीत करना चाहिए। आप निम्नलिखित में से किसे सर्वोत्तम शिक्षक मानेंगे? जो कक्षा में कड़ा अनुशासन रखता है, जो मनोरंजक कहानियाँ सुनाता है, जो छात्रों में अंतर क्रियाओं को प्रोत्साहित करता है, जो लगातार व्याख्यान देता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो छात्रों को अंतर क्रियाओं को प्रेरित करता है, जो कि छात्रों की अंतर क्रियाओं को प्रेरित करता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, समूहों में सीखने के लिए छात्रों की मौलिक आवश्यकता होती है, सामूहिक प्रशंसा करना, समूह में सीखने की कला विकसित करना, समूह सहभागिता बढ़ाना, समूह में खेल में सिखाना। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, सामूहिक प्रशंसा प्राप्त करना। इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, शिक्षक द्वारा प्रदत्त गृह कार्य की मात्रा एवं प्रकार का निर्धारण करने का मापदंड होना चाहिए। जो होमवर्क देते हैं उसका क्या मापदंड रहना चाहिए? गृह कार्य छात्रों में सीखने की मात्रा का विकास करे, विषय जटिलता के संदर्भ में, कक्षा एवं विद्यालय के संदर्भ में, छात्र की मानसिक योग्यताओं के संदर्भ में। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, गृह कार्य छात्रों में सीखने की मात्रा का विकास करेगा। यदि शिक्षक शिक्षण की समस्या समाधान अपागम का उपयोग करना चाहता है तथा बालकों को एक समान गृह कार्य प्रदान करता है, तो ऐसी दिशा में शिक्षक को उपयुक्त उपागम का ज्ञान है, श्रेष्ठ, सामान्य और निम्न और बिल्कुल भी नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल नहीं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, आजकल विद्यालय निम्नलिखित प्रविधि को मान्यता प्राप्त करते हैं, समस्या समाधान पर, रटने पर, ज्ञानार्जन पर और मानसिक विकास पर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा समस्या समाधान पर। आजकल जो हमारे स्कूल है वो किसको ज़्यादा प्रमुखता देते हैं? समस्या समाधान करने पर। इसके बाद आता है, किसी भी विषय के विभिन्न तथ्यों के गहन अध्ययन के लिए आवश्यक है ड्रिल द्वारा अभ्यास करना, रटने के द्वारा सीखना, पुनर्निरीक्षण द्वारा सीखना, पुनर्पाठन करना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पुनर्निरीक्षण द्वारा सीखना। इसके बाद आता है, प्राथमिक स्तर पर बालकों के साथ ड्रिल मेथड का उपयोग किया जाता है, प्रचलित रूप में आवश्यकता अनुसार
अंतिम उपाय के रूप में, मानसिक व्यायाम के रूप में। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मानसिक व्यायाम के रूप में, क्योंकि मेंटली जो है बच्चा डेवलप हो। तो अब करते हैं कुछ और क्वेश्चन डिस्कस। निम्नलिखित शिक्षण परिस्थितियों में से किसमें व्याख्यान विधि उत्कृष्ट मानी जाएगी? सबसे अच्छी जो है व्याख्यान विधि किसमें मानी जाएगी? पाठ्य पुस्तक सामग्री को पाठ्यक्रम के अनुसार पुनर्निर्धारित समय में पूरा करने में, अनुशासनहीनता का हल ढूंढने में, सैद्धांतिक ज्ञान संप्रेषण करने में, प्रोजेक्टर विधि। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पाठ्य पुस्तक सामग्री को पाठ्यक्रम के अनुसार पुनर्निर्धारित समय में पूर्ण करने में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि छात्रों की व्यक्तिक विभिन्नताओं के विरुद्ध है? मतलब इंडिविजुअल डिफरेंस के विरुद्ध कौन सी है? व्याख्यान विधि, सूक्ष्म शिक्षण विधि, व्यक्तिक शिक्षण विधि और समूह शिक्षण विधि। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, व्याख्यान विधि। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शिक्षण विधियों में से सामान्य रूप में कौन सी न्यूनतम प्रभावी विधि है? पैनल विधि, रटाकर सीखने की विधि, वाद विवाद विधि और समस्या समाधान विधि। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रटाकर सीखने की विधि सबसे न्यूनतम प्रभावी विधि मानी जाती है। इसके बाद है, ऐसा माना जाता है कि छात्रों के कार्य को बुलेटिन बोर्ड पर प्रदर्शित करने से शिक्षक को लाभ प्राप्त होता है। छात्रों के समूह में स्पर्धा उत्पन्न करने में, छात्रों का स्वयं आंकलन करने में, छात्रों को रुचियों का विकास करने के लिए, छात्रों का मनोबल एवं आत्मविश्वास बढ़ाने में। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छात्रों का स्वयं आंकलन करने में। शिक्षक को जब कभी बुलेटिन बोर्ड का प्रयोग करना हो तो उसे ध्यान रखना चाहिए, एक छात्र समिति द्वारा बुलेटिन बोर्ड की निगरानी, बुलेटिन बोर्ड पर प्रदर्शित प्रत्येक सामग्री पर संतुलित विचार विमर्श, बुलेटिन बोर्ड पर प्रतिदिन तथा प्रदर्शित किए जाना चाहिए, उपयुक्त सभी का ध्यान रखना अनिवार्य है। तो इसका जो राइट आंसर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बुलेटिन बोर्ड पर प्रदर्शित प्रत्येक सामग्री पर संतुलन विचार विमर्श करना बहुत ज़्यादा जो है ज़रूरी है। तो इसके बाद क्वेश्चन आता है कि पाठ्य पुस्तक की आवश्यकता अनुभव की जाती है। छात्रों को पाठ्यक्रम संबंधी आवश्यक सामग्री प्रदान करने के लिए, छात्र को परीक्षा हेतु विषय सामग्री प्रदान करने के लिए, छात्रों एवं अध्यापकों के मध्य संबंध स्थापित करने के लिए, शिक्षकों द्वारा कक्षा में तार्किक ढंग से समय व्यतीत करने के लिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, छात्रों को पाठ्यक्रम संबंधी आवश्यक सामग्री प्रदान करने के लिए पाठ्य पुस्तक की आवश्यकता अनुभव की जाती है। इसके बाद छात्रों की भावात्मक यक्ष का संबल ढंग से विकास करने के लिए, तो जो उनकी इमोशनल डेवलपमेंट करने के लिए धार्मिक गीत सिखाएं, मूल्य शिक्षा को अनिवार्य करें, सकारात्मक अभिवृत्ति को प्रोत्साहित करें और विचारोत्तेजक कविताएं सिखाएं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सकारात्मक अभिव्यक्ति को प्रोत्साहन देकर, मतलब कि आपकी पॉजिटिव जो है स्किल्स है, अभिवृत्ति है, उसको जो है प्रोत्साहित करके। यह विचार कि छात्रों में आलोचनात्मक सोच पैदा हो तथा वे समस्या का उत्तम मूल्यांकन करें, यह समझ निम्नलिखित कथन में दृष्टिगोचर होती है। केवल ज्ञान प्राप्ति के लिए सीखने में, सबके लिए शिक्षा का आयोजन करने में, उच्च शिक्षा संबंधी ज्ञान प्रदान करने में, उच्च शिक्षा संबंधी ज्ञान प्रदान करने में, दोनों सेम ही है। तो इसका जो राइट आंसर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल ज्ञान प्राप्ति के लिए सीखने में। तो इसके बाद आता है कि सर्वप्रथम विद्यालयों में मध्याह्न योजना की व्यवस्था प्रारंभ की गई थी। जब मैंने मिड डे मील स्कीम आप लोगों को बताई थी तो उसमें भी मैंने आप लोगों को ये बताया था कि कहाँ से जो है स्टार्ट हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल, केरल से जो है ये स्टार्ट हुई थी। अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य है ड्रॉप आउट को पुनः पढ़ाना, मुक्ता विद्यालय की व्यवस्था, लड़कियों के लिए शिक्षा व्यवस्था करना, शिक्षा को जारी बनाए रखना। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ड्रॉप आउट को पुनः पढ़ाना। इंद्रियों को ज्ञान के द्वार कहा जाता है, अतः इंद्रियां विकास की आवश्यकता पर बल दिया जाता है। इससे छात्रों को केंद्रिक आनंद की अनुभूति हो सके, छात्रों की सीखने प्रक्रियाएं सदृश बन सके, मानसिक विकास हो सके, शारीरिक विकास हो सके। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छात्रों की सीखने प्रतिक्रियाएं सुदृढ़ बन सके। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि यदि आप अतीत का
वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन तथा वर्तमान काल में उसके योगदान का अध्ययन करने में रुचि रखते हैं तो आप निम्नलिखित में से किस विषय की सहायता लेंगे? तो हम लेंगे, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, कि हम लेंगे इतिहास की सहायता। निम्नलिखित में से कौन सा अभिकरण उच्च शिक्षा का प्रबंध करता है? केंद्रीय विश्वविद्यालय संघ, लोक सेवा आयोग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और वित्त मंत्रालय। हिंदी में आप लोगों को जो समझ नहीं आ रहा होगा, इवन कुछ चीज़ें मुझे भी समझ नहीं आती है। तो इसका जो राइट आंसर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, मतलब यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यूजीसी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसको गृह विज्ञान एवं स्वास्थ्य शिक्षा देना जरूरी है? छोटे बालकों को, क्योंकि वह अपने स्वास्थ्य की रक्षा करता है। केवल बालिकाओं के लिए, क्योंकि वे भविष्य में मां बनेगी और बालकों के स्वास्थ्य की देखभाल में दक्षता प्राप्त करेगी। केवल बालकों को, क्योंकि वे आगामी जीवन में स्वास्थ्य संबंधी नियमों से भली भांति परिचित नहीं हो पाते। बाल बालिकाएं दोनों को, क्योंकि उन्हें अपने स्वास्थ्य की देखभाल स्वयं करनी होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब हम मेल फीमेल दोनों स्टूडेंट्स को जो है इस गृह विज्ञान और स्वास्थ्य शिक्षा देंगे। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक समय में छात्रों के मूल्यांकन का उत्तम ढंग है ग्रेड प्रदान करना, इसीलिए इसे तात्विक है। विषय वस्तु में उत्कृष्टता का प्रदर्शन अंकों में भली भांति नहीं हो पाता। छात्रों को ग्रेड प्रदान करना अंक देने की तुलना में सरल है। ग्रेड के द्वारा छात्रों की तुलना भली प्रकार से की जा सकती है। अंक प्रदर्शन निष्पादन क्षमता का उत्तम प्रदर्शन नहीं कर सकता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अंक प्रदर्शन निष्पादन क्षमता का उत्तम प्रदर्शन नहीं कर पाता है। तो आज हमने कुछ यहाँ पे डिस्कस किए क्वेश्चन टीचिंग एप्टीट्यूड के, जो कि काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे मेरे अकॉर्डिंग। तो वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।